दोस्तों नमस्कार। शिक्षक यदि आपको बनना है तो आपका सीटेट होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी एग्जाम जो हर वर्ष 2 बार होती है। कई बार राजस्थान के अभ्यर्थियों को बड़ी निराशा होती है कि रीट हो ही नहीं पाती और सीटेट वर्ष में 2 बार हो जाती है। लेकिन ये 2 बार होने के बावजूद इसका जो रिजल्ट रहता है वो बड़ा चिंताजनक रहता है कि लगभग 14 लाख फॉर्म लेवल सेकंड में भरे जाते हैं और केवल 1 लाख बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। यही लेवल फर्स्ट की स्थिति रहती है कि 7 से 8 लाख के बीच बच्चे अपीयर्ड होते हैं और उन 7 से 8 के बीच सिर्फ 8% बच्चे जो हैं वो केवल क्वालिफाई कर पाते हैं। वर्ष में 2 बार होने वाला एग्जाम जिसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे या तो कि सीटेट वास्तव में है क्या, इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो जुलाई 2024 के लिए एक बार फिर से सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और सबसे बड़ी बात शायद 2025 में सुनने को आ रहा है कि सीटेट में व्यापक बदलाव होने वाले हैं, चाहे उसके पाठ्यक्रम को लेकर हो, चाहे इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर हो। तो ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वर्ष 2024 का आपके पास अंतिम मौका होगा कि आप इस एग्जाम को दें और क्वालिफाई करें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जैसा बताया गया है कि अब आने वाला टाइम में आप यदि प्राइवेट स्कूल में भी यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट होना बहुत जरूरी है। और डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, उसके लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ईएमआरएस की एक भर्ती संपन्न हुई है और दोबारा से ईएमआरएस में लगभग 30,000 की वैकेंसियां दोबारा से आने वाली हैं। तो सेंटर की भर्ती या अदर स्टेट की आपको भी भर्ती देने जा रहे हैं तो सीटेट आपका होना जरूरी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, मैं चाहूंगा कि इसको अंतिम अवसर मानकर और वन एग्जाम वन टाइम के तहत इसको क्वालिफाई कर लें। इसका जो पैटर्न है, इसके बारे में जो सूचनाएं हैं लगभग वही हैं जो अभी हमने इससे पहले वाली जो सीटेट हुई थी उसके ऊपर चर्चा की थी। एक ऐसा एग्जाम है जो मुझे लगता है कि बच्चा यदि अप्लाइड सोच के साथ जाता है तो मात्र 1 महीने की प्रिपरेशन में वो सीटेट को क्वालिफाई कर सकता है। बहुत ज्यादा झमेला इसके अंतर्गत है नहीं। यदि आज अपन बात करें नोटिफिकेशन की मुख्य मुख्य बातों की, तो जुलाई में एग्जाम होना है आपको और 7 जुलाई 2024 को इसके एग्जाम है फाइनली। और ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। ओमार सीट के ऊपर आपको पेपर देना है। जो 2023 तक ऑनलाइन सिस्टम चला रहा था वो बदल दिया गया, अब ऑफलाइन आपका पेपर होना है और 136 शहरों में होगा। यानी आप यदि फॉर्म पहले फिलअप कर देते हैं तो आपको अपनी मनपसंद का शहर जो है, सेंटर जो आपको मिल जाएगा। तो 7 जुलाई 2024 को इसका एग्जाम है। आगे देखिएगा, इसमें जो फॉर्म की फीस है आपकी वो ये है कि जनरल ओबीसी यदि आप सिर्फ लेवल 1 का भरते हैं तो 1,000 रुपये आपको लेवल फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड दोनों का आपको मतलब भरना है। तो बोथ यदि आप भर रहे हैं तब तो आपको 1,200 रुपये देने हैं और केवल आपको लेवल सेकंड या लेवल फर्स्ट भरना है तो आपको केवल 1,000 रुपये देने हैं, जनरल और ओबीसी और अदर स्टेट के बच्चों के लिए। यदि आप SC ST हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, आप लोगों को यदि एक फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपये देने हैं और दोनों भरते हैं तो आपको 600 रुपये देना है। याद रखिएगा, दोनों फॉर्म लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड आप तभी भरें जब आपके पास BSTC JBT DLED प्लस बीएड डिग्री आपके पास हो। अन्यथा किसी एक फॉर्म को भरिए आप और उसके अकॉर्डिंग जो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। उसके बाद 2 नंबर की मैं बात करता हूं तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अपन, योग्यता की, इसी अकॉर्डिंग। ठीक है, छोड़ दीजिए, ठीक है। पेपर पेपर आपके दो होंगे। पेपर सेकंड पेपर जो होगा वो सुबह का टाइम है 9:30 से 12 बजे का, 2.5 घंटा, और पेपर फर्स्ट भी वही 2.5 घंटे का टाइम है। यानी 150 क्वेश्चन दोनों में ही आने हैं। तो इस बात को लेकर कहीं भी ये सोचना भी नहीं है कि 150 प्रश्न आएंगे। और 150 प्रश्नों में भी जो पैटर्न है, अभी मैं एक बार चर्चा कर लूंगा इस पैटर्न की कि पैटर्न क्या है। दोनों में ही 150 प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी 150 है और इसमें भी 150 है। और यदि आप अनरिजर्व्ड हैं और या अदर स्टेट से हैं आप, ठीक है, तो आपको 90 नंबर चाहिए। और यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए। 150 में से 90 और 82 नंबर लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा केवल 8% बच्चे इसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है इसका बढ़ता हुआ अप्रोच। अप्रोच मतलब अंडरस्टैंडिंग अप्रोच, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है।
सीबीएसई इसको आयोजित करती है। अभी ईएमआरएस की आपने पेपर देखे होंगे, और ईएमआरएस में जो पेडागोजी के जो प्रश्न आए थे, साइकोलॉजी के जो प्रश्न आए थे, आपने देखा होगा बहुत समझ आधारित प्रश्न आते हैं, और जिसमें थोड़ी सी भी प्रश्नों को समझने की ताकत है, वो बच्चा आराम से कर जाता है, क्योंकि इसमें पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल है। आपके जो लैंग्वेज आएंगी उसमें भी पेडागोजी के 15-15 प्रश्न आ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में पेडागोजी आ रही है, और साइकोलॉजी सीडीपी है, वो तो है ही पूरी सीडीपी प्लस पेडागोजी। तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच आपसे एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करता है, और सीबीएसई स्पेशली अपेक्षा करता है। इसलिए थोड़ा सा यदि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी एक समझ बनेगी कि मुझे किस लेवल तक यहां तक जाना चाहिए। बाकी जो मेन इसका है वो एनसीईआरटी बेस है। चाहे आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा एनसीईआरटी को आप फॉलो करेंगे हो जाएगा। ज्यादा मैं बता दूं इसमें योग्यता आप में क्या होनी चाहिए। यदि आपने बीएसटीसी कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, जेबीटी आपने कर रखा है, जो भी बीटीसी आपने किसी भी स्टेट से आपकी जो बोला जाता है लेवल फर्स्ट के लिए जो भी योग्यता आपकी है वो आपने कर रखी है, या मान लीजिए आप अपीयरिंग है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर मैंने एडमिशन लिया है, मैं अपीयर्ड हूं, तो आपने एडमिशन भी जिस दिन ले लिया ना एनसीईटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल हैं। यानी जिन बच्चों का अभी बीएसटीसी जेबीटी में एडमिशन हुआ है, या जिनका डीएलएड में एडमिशन हुआ है, या जिनका बीएड में एडमिशन हुआ है, वो सभी बच्चे इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। यानी अपीयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं और जिनका सीटेट पहले से नहीं हुआ है उनको तो खैर लगाने ही लगाना है। तो नए फ्रेश बच्चों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप इसके फॉर्म भरिए और इसको एग्जाम को दीजिए। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिंपल सा है, ठीक है। जो आप अपने स्टेट की टेट एग्जाम देते हैं वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा बदलाव यहां पे यह है कि आपको एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना पड़ता है। एनसीईआरटी का वो अप्रोच जो आपसे अपेक्षा करता है, आपने किताबों को देखा होगा, कार्टून में बच्चा सोचता कैसे, चिंतन कैसे करता है, तो वो पर्सन यहां पे थोड़ा ज्यादा आते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि इसमें पैटर्न के ऊपर हल्की सी अपन चर्चा कर लेते हैं, हल्की चर्चा करेंगे। ये देखिएगा आप, लेवल फर्स्ट में आपका जो पहला पार्ट है वो सीडीपी का है, जहां से 30% आपके पास आना है। और सीडीपी का पार्ट क्या है, जिसमें 3 यूनिट हैं। एक बाल विकास वाला पार्ट है जिसमें आपका विकास के सिद्धांत आ जाएंगे, पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग आ जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्वरूप आ जाएगा, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन आ जाएगा, बच्चे सोचते कैसे हैं, चिंतन कैसे करते हैं उसके ऊपर प्रश्न आ जाएगा, भाषा और विचार के ऊपर। तो ये फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट में आपको समावेशी शिक्षा और विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ना पड़ता है, लर्निंग डिसेबिलिटी इसमें आता है। थर्ड यूनिट जो होती है उसमें आपको लर्निंग और मोटिवेशन वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने पड़ता है। यानी पूरा मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है आपको, सीडीपी का भी आंशिक पार्ट आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो पेपर आता है वो पूरा अप्लाइड बेस आता है, समझ बेस आता है। थोड़ा सा आपको अभ्यास यदि करते हैं तो बहुत आराम से इन 30 प्रश्नों में आप आराम से कर सकते हैं। यहां ध्यान में रखना है कि यहां जो सीडीपी आती है, ठीक है ना, वो 6 से 11 वर्ष के बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आती है, और लेवल सेकंड में आएगी वो 11 से 14 वर्ष के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगी। 11 से 14 वर्ष साल का बच्चा कैसे समझता है, कैसे चीजों को सोचता है, कैसे उसका हल करता है, सॉल्यूशन करता है। और लेवल फर्स्ट में जो आएगा वो 6 से 11 आएगा। तो यहाँ ये जो 30 एमसीक्यू हैं इनको बहुत आराम से 28 से 29, मतलब बेसिकली मैंने जो इससे पहली क्लास ली थी या बताया था मैंने आपको कि सीटेट में सीडीपी में यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं ना। पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग को ढंग से समझ लिया आपने, मोटिवेशन के इंटरनल बाह्य मोटिवेशन को आपने समझ लिया, बच्चे जेंडर को थोड़ा सा समझ लिया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को समझ लिया, समावेशी शिक्षा पढ़ लिया, प्रतिभाशाली बालक को ढंग से आपने समझ लिया, सवेंग और संज्ञान के संबंध को आपने समझ लिया, विकास के सिद्धांत को आपने समझ लिया। तो यहां से आपकी सीडीपी कवर हो जाती है बहुत इजी वे में। फिर भी आपको लगता है तो चाहे वो बुक आप पढ़ सकते हैं, चाहे अवनी की जो समग्र मनोविज्ञान इस बार आई है उसको आप ले सकते हैं। और इसके लिए हमने कोर्स भी आज मैंने स्टार्ट किया है, बहुत शॉर्ट कोर्स, और उसके साथ टेस्ट सीरीज के साथ, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं कि कैसे प्रश्न आते हैं और किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। यहाँ मैथमेटिक्स आपको देखनी है तो वही लेवल फर्स्ट में आप जो लेवल लोग लेके चलोगे वो आपको कक्षा 3 से 5 के एनसीईआरटी को अपना बेस बनाना है। इन्वायरमेंटल स्टडी में भी वही 3 से 5 का, और बाकी कोई भी गाइड ले सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे मेग्रा हिल की जो किताबें आती हैं इसमें वो बेस्ट रहती हैं, या हरिहंत को आप ले सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज जो है फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज आपको लेनी है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे मैं रिट में हमेशा बताते हैं, बात करते हैं, वही स्थिति है चाहे आप स्टेट का टेट दे रहे हैं। लेवल फर्स्ट लैंग्वेज में हमेशा हिंदी लेने का प्रयास करें यदि हिंदी आपको आती है, और लेवल सेकंड में इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी आपकी है, जो भी 20 भाषाएं उसमें ले रखी हैं, गुजराती, कन्नड़ जो भी आपको भरनी है
बंगाली जो भी आप भरिए। लेवल फर्स्ट यदि इंग्लिश लेते हैं, यदि इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, बेटर रहता है। हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उन बच्चों के लिए, बाकी जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश ले सकते हैं और सेकंड लैंग्वेज उनकी है। तो यहाँ भी 15-15% पेडागोजी का एक बड़ा रोल होता है आपके सब्जेक्ट में। पेडागोजी का मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पेडागोजी का एक रोल रहता है, और यहाँ सीडीपी कंप्लीटली है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस को लेके चलना है। सेल्फ स्टडी से ही मात्र आप सीटेट क्लियर कर देंगे, सही अप्रोच अपनाएंगे तो मात्र महीने 2 महीने की प्रिपरेशन में आपका सीटेट हो जाएगा। बात करते हैं लेवल सेकंड की अपन। लेवल सेकंड में भी यही सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा चेंज होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो आएगा वो 30% जो आएंगे, उसका लेवल जो होगा वो 11 से 14 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। और मैं मानता हूं कि लेवल सेकंड की सीडीपी जो आती है वो ज़्यादा आसान आती है बजाय कि लेवल फर्स्ट के। आप यदि पेपर देखेंगे, यहाँ आपका मैथमेटिक्स या साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है वहाँ आपको एक चूज करना है। सोशल साइंस आपने है तो सोशल साइंस चूज करना है, या जो भी है आपके पास सोशल साइंस या साइंस सिस्टम में से कौन सा आप लेते हैं वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट में जो आएंगे वो 60 एमसीक्यू आएंगे, और उसमें आपको 6 से 8वीं तक की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो 6 से 8 ये एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं इनको अपना बेस बनाइएगा, और थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको अभ्यास कीजिएगा। उसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर यहाँ से आ जाएगा। और पेडागोजी को जो प्रश्न आएंगे, पेडागोजी को थोड़ा समझना है। पेडागोजी में वही प्रश्न आने हैं, वही आकलन, मूल्यांकन, ठीक है, आपका ब्लूम टेक्सोनोमी, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, हो जाती है कोई बड़ा। और वो एक जगह पेडागोजी ढंग से समझ ली तो आपको अपने स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, लैंग्वेज वाला दे रहे हैं, उसमें भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड वही चीजें हैं, सेम टू सेम। तो ये दोनों का एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसको फॉलो कीजिएगा। सीटेट एक बार करनी होती है, इसकी लाइफ टाइम वैधता रहती है। योग्यता मैंने बता दी, आप कर चुके हैं या आप अपीयर्ड हैं, आपका एडमिशन हो गया, उस दिन भी आप सीटेट का फॉर्म लगा सकते हैं और आप एलिजिबल हो सकते हैं। प्रश्नों का पैटर्न हमने पढ़ लिया, दोनों में 150 प्रश्न आते हैं, और आपको यदि आप ओबीसी प्लस अनरिजर्व्ड हैं तो आपको 90 नंबर लाने हैं, अन्यथा आपको 82 नंबर लाने हैं। एससी एसटी और डिसेबल्ड बच्चों में से आप हैं। सिलेबस पैटर्न की पूरा इसमें डाल रखा है, आप खुद थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा। एनसीईआरटी को आपको बेश मान के करना है, बाकी कुछ विशेष बात नहीं है। यही चीजें हैं। टाइम, सीटेट का पेपर, ठीक है। पीजी एक बड़ी चीज, जो बड़ा सवाल आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि सर सीटेट में परिवर्तन होने वाला है, और बड़ा चर्चित भी रहा है कि आगामी समय में, जैसे फिलहाल तो नहीं है, मैंने कहा भी था कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट यानी पीजीटी और टीजीटी की जो भर्तियां होंगी वहां पे आपको सीटेट होगा। जैसे ईएमआरएस में तो कर, टीजीटी में भी कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन आने वाले टाइम में हर स्टेट के लिए आपको, या आप सेंटर की यदि कोई भर्ती देते हैं पीजीटी के लिए, तो भी आपको सीटेट होगा। तो इस बार तो इन्होंने इसमें चेंज नहीं किया है, और मुझे लगता हो सकता है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटेट होगी आगामी, वो निश्चित रूप से इस बात को लेकर होगी कि उसमें टीजीटी और पीजीटी सिलेबस में इतना ही फर्क पड़ेगा कि यहाँ जो आपका लेवल आएगा ना, 6 से 8 ही बता रहे हैं, वो 9 से 10 हो जाएगा टीजीटी में, और पीजीटी के लिए हो जाएगा वो 12th तक का लेवल हो जाएगा। तो ये बड़ा चेंज आएगा, और ये आने वाले समय में लागू होने के लिए पूरी सुनिश्चितताएं, औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। एक प्रकार से केवल प्रथम और सेकंड लेवल के लिए होने वाली सीटेट मेरे अकॉर्डिंग अंतिम सीटेट होगी। इसके बाद जो सीटेट होगी वो चारों लेवल के लिए होगी, जिसके 4 लेवल होंगे, प्रथम लेवल, सेकंड लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल। तो ये आने वाला नया पैटर्न रहेगा। तो पहले से इसका एक अभ्यास कर लें, एक आइडिया लग जाए आपको कि सीटेट क्लियर करनी है मुझे पीजीटी के लिए, तो उसका लेवल कैसा आता है। तो एक प्रकार से एक अंतिम आपके पास मौका है। बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ें नहीं है। नंबर मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, 7 जुलाई को उसका एग्जाम होना है। अपीयरिंग वाला मैंने बता दिया, सीडीपी वाला मैंने बता दिया है कि सीडीपी के लिए आप ऑल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पियाजे, कोहलरबर्ग, जीन पियाजे को, इसको वाइगोत्स्की को ढंग से समझ लेते हैं, विकास के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, लर्निंग की प्रोसेस को समझ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके नहीं आएंगी। एक बड़ी चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि वैसे सिलेबस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 नहीं डाल रखा है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस प्रश्न आ जाते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी आप एक्स्ट्रा अलग से देख लेना, एनईपी 2020 को, ये आपको जरूर देखना चाहिए अलग से, और हमेशा आपके काम आने वाला टॉपिक है। तो ये सीटेट को लेकर मेरे अकॉर्डिंग जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से चीज़ें जो आपको
स्पेशली जिन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन होता है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मुझे इन चीज़ों को लेकर ऐसे प्रिपरेशन करनी है। फिर भी कोई आपका सवाल होगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। सीडीपी का कोर्स अवनी एजुकेशन ऐप पे जारी कर दिया गया है, और बुक यदि इसकी आप लेना चाहते हैं हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश वर्ड्स के साथ, तो समग्र मनोविज्ञान वाला जो नया संस्करण आया है आप उसको देख लें। उससे बाहर सीडीपी कभी नहीं आनी, किसी भी स्टेट का आप दे लीजिएगा, बाहर तो आना ही नहीं है उससे। बस ये छांटना है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इस सीटेट के लिए शुभकामनाएं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि करेक्शन के लिए इसमें 8 से 12 अप्रैल, यदि मान लीजिए आपने कोई गलती हो गई है, कई बार होता है बच्चे घबरा जाते हैं, तो 8 से 12 अप्रैल के लिए यदि फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि 2 अप्रैल इसमें लास्ट डेट है, 7 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं कल से, तो 2 अप्रैल इसमें लास्ट डेट है। उसके बाद मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, तो 8 से 12 अप्रैल के बीच जो है उस फॉर्म में आप कोई आवश्यक जो संशोधन है वो कर सकते हो। लिंग के अलावा अपने जो आपकी कास्ट है उसके अलावा ये चीज़ें जो 3-4 चीज़ें हैं उनको छोड़ के आप चेंज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी वीडियो मैंने पहले भी सीटेट बनाए थे। थैंक यू।